नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया टीवी पर। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मिडिल ईस्ट में मचे घमासान पर पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त हैं और अमेरिका खुलकर इजरायल के साथ खड़ा है और ट्रंप इस जंग के लिए ईरान को धमका भी रहे हैं, साथ ही नोबेल शांति पुरस्कार की मांग भी कर रहे हैं। चीन और रूस का पूरा सॉफ्ट कॉर्नर ईरान के साथ नजर आ रहा है और ईरान की सलामती के लिए चीन और रूस ने अमेरिका को चेतावनी भी जारी कर दी है। और एक तीसरा मुल्क है पाकिस्तान, जिसका रुख हमेशा की तरह सिर्फ डॉलर्स की तरफ है। डॉलर्स के बदले उसने अपना सौदा कर लिया है। लेकिन इस सब के बीच जो सबसे अहम है वो है हिंदुस्तान का रुख। भारत क्या करेगा? ईरान और इजरायल दोनों भारत के भरोसेमंद दोस्त हैं और यही भारत की कूटनीति का सबसे बेहतरीन उदाहरण भी है। लेकिन अब हिंदुस्तान के अंदर से भारत के स्टैंड को लेकर, भारत की कूटनीति को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। कांग्रेस पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने आज एक बड़ा लंबा चौड़ा लेख लिखा है जिसमें उन्होंने ईरान का खुलकर समर्थन करने की सरकार से मांग की है। सोनिया गांधी ने लिखा है कि ईरान भारत का एक पुराना दोस्त रहा है और ऐसे हालात में भारत की चुप्पी परेशान करने वाली है। साथ ही गाजा में इजरायल ने जो तबाही मचाई है और ईरान में जैसे उसने हमले किए हैं, इसे लेकर भारत को एक स्पष्ट, जिम्मेदार और मजबूत आवाज में बोलना चाहिए। अभी भी देर नहीं हुई है। भारत की डिप्लोमेसी पर जब बहस छिड़ी है, उस बीच एक दुनिया की एक बहुत अहम खबर आई, जहां इस जंग की सिचुएशन के बीच भारतीयों को निकालने के लिए ईरान ने अपना प्लेन भारत को दिया, अपना एयर स्पेस खोल दिया। वॉर सिचुएशन में ऐसा कर पाना तभी मुमकिन है जब दूसरी तरफ इजरायल की भी इसमें सहमति हो। मतलब भारत के लोगों को इस वॉर जोन से निकालने में ईरान का भी साथ मिला और इजरायल का भी साथ मिला, और यह भी भारत की कूटनीति की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। दुनिया का ऐसा कोई और देश नहीं कर पाया। ऐसी तस्वीरें रूस और यूक्रेन की जंग के वक्त भी दिखाई दी थी, तब भी दुनिया ने भारत की कूटनीति का लोहा माना था। ऐसे में सोनिया गांधी ने इस गाजा और ईरान को लेकर जो रुख सामने रखा है और भारत सरकार से जो मांग की है, इसी पर आज का ये प्रोग्राम और ये नई बहस छिड़ी है। क्या युद्ध में भारत तटस्थ रहेगा या एक पक्ष चुनेगा, इस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन एक बड़ी अहम खबर इस बीच आ रही है जो ईरान और इजरायल के युद्ध से जुड़ी हुई है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनेई ने अपने उत्तराधिकारी तय कर दिए हैं। आयतुल्लाह खमेनेई ने 3 लोगों के नाम घोषित करते हुए, बंकर में रहते हुए ये नाम काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट्स को दे दिए हैं, जो कि उनका उत्तराधिकारी चुनेगी। और सबसे अहम बात इसमें आयतुल्लाह खमेनेई के बेटे मुज्तबा खमेनेई का नाम नहीं है, जिनके बारे में चर्चा चल रही थी कि वो हो सकते हैं उत्तराधिकारी या सक्सेसर हो सकते हैं आयतुल्लाह के, और ईरान के अगले सुप्रीम लीडर हो सकते हैं। लेकिन अभी जो खबर आ रही है, न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक आयतुल्लाह अली खमेनेई ने इस काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट्स को 3 नाम दिए हैं। अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, अगर इजरायल या फिर अगर अमेरिका भी इस जंग में आ जाए और सीधे उनको निशाना बनाया जाता है और उनकी अगर मौत हो जाए, तो उस सूरत में ये काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट्स उन 3 नामों में से किसी एक को चुनेगी जो आयतुल्लाह अली खमेनेई ने उनको दे दिए हैं, और वो ईरान के अगले सुप्रीम कमांडर बन जाएंगे। खबर यह भी है कि आयतुल्लाह अली खमेनेई अब अपने घर पर नहीं है, तेहरान में नहीं है, उनको एक सेफ बंकर में शिफ्ट किया जा चुका है। और इसके प्रमाण के तौर पर इस खबर में जहां से उनके 2 नए वीडियोस जारी किए गए हैं, रिकॉर्डेड मैसेजेस जो वो जारी कर रहे हैं, उसकी लोकेशन के बारे में दावा किया गया है कि वो उनका घर नहीं है, वो एक सीक्रेट बंकर में इस वक्त रह रहे हैं, क्योंकि इजरायल ये कह चुका है कि इस युद्ध का एक लक्ष्य अब अली खमेनेई की हत्या करना भी है। साथ साथ ये भी जानकारी आ रही है कि ईरान में आयतुल्लाह ने अपने सारे टॉप कमांडर्स को, मिलिट्री कमांडर्स को इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से दूर रहने के लिए कह दिया है। मतलब अब वो सेल फोन, वॉकी टॉकीज, इस सब का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब आपने देखा था इजरायल ने 13 तारीख को जब इस हमले की शुरुआत की, पहले ही रात उसने 20 टॉप कमांडर्स की हत्या कर दी थी। और अब आयतुल्लाह अली खमेनेई किसी एक ट्रस्टेड एड की मदद से, अपने किसी दूत के जरिए इंस्ट्रक्शंस पास कर रहे हैं, वो कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये खबर ये कहती है। तो ये जानकारी आई तो हमने आपको प्रोग्राम के पहले ही इसके बारे में आपको बताना ठीक समझा। प्रोग्राम में हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं आज। मेरे जनरल वीके दत्ता, तालियों से स्वागत करें सर। बहुत स्वागत आपका। अवनी जैश अवस्थी जी, पॉलिटिकल कमेंटेटर है, स्वागत अवस्थी जी आपका। हमारे साथ हाजी इशराक खान साहब हैं, पूर्व एमएलए हैं दिल्ली के और कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। हाजी साहब बहुत स्वागत आपका भी। और हमारे साथ डॉक्टर शोएब जमई हैं, एआईएमआईएम के नेता हैं, बहुत स्वागत जमई साहब आपका। तो चूंकि आज ये रुख सवाल उठाया कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि भारत का जो स्टैंड है इस लड़ाई पर और गाजा पर, वो स्पष्ट होना चाहिए और हमें जैसा सोनिया गांधी ने लिखा, जो अग्रेसर है, जो हमलावर है इजरायल,
उसका साथ न दे करके विक्टिम का साथ देना चाहिए, जो इस नई जंग में ईरान है और उससे पहले गाजा था। तो क्या भारत को वाकई अपने रुख में कुछ परिवर्तन करने की जरूरत है? मैं हारी साहब आपसे शुरुआत करना चाहता हूं, क्योंकि सवाल कांग्रेस पार्टी ने उठाया। अस्सलाम वालेकुम। मेरा कहना यह है, जो भी बॉस बना हुआ है दुनिया का, जब चाहता है, जैसे चाहता है, वैसे ही दुनिया चला रहा है। हर आदमी को हक है जीने का, और अमेरिका जैसे चाहता है, जिसको चाहता है, इसका काम ही लड़ाने का है जी। और हमारी गवर्नमेंट, हमारे नेता ये चाहते हैं पूरी दुनिया के अंदर शांति रहे, हिंदुस्तान हो, बाहर हो, हमारा अमन चाहते हैं। जो हमारे नेता हैं वो अमन चाहते हैं। आपको लगता है भारत ने इस जंग में खुलकर ईरान का समर्थन करना चाहिए था? हाजी साहब जी, करना तो चाहिए है, क्यों, पुराने दोस्त हैं और कारोबार भी था, पहले तेल का भी कारोबार था, एक पुराने दोस्त थे। अब गवर्नमेंट अपना रुख क्या करती है तो समझ में नहीं आ रही। इसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, मगर कोई भी जवाब नहीं मिल रहा। शोएब, आपको भी लगता है कि भारत की तटस्थ नीति ठीक नहीं है? ईरान भी हमारे दोस्त है, इजराइल भी हमारा दोस्त है, और अभी मैंने बताया खबर में कि हम अपने लोगों को ईरान से भी इवैक्यूएट कर रहे हैं, इजराइल से भी इवैक्यूएट कर रहे हैं। जंग के हालात में दोनों हमारा साथ दे रहे हैं, फिर भी आप कहेंगे कि हमारी कूटनीति दुरुस्त नहीं है, कूटनीति दुरुस्त नहीं है? देखिए, मौजूदा सरकार के लिए एक धर्म संकट की घड़ी तो है कि भाई डिप्लोमेसी में अगर आप तौलते हैं तो स्ट्रैटेजिकली ईरान भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर हम पाकिस्तान को घेरना चाहते हैं तो जहां ग्वादर एयरपोर्ट है उनका, तो हमारे पास उसका एक्सेस जो है उसके नज़दीक वो चाबहार पोर्ट है, और हमने बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किया है। ईरान के साथ हमारे पुराने सामरिक रिश्ते भी रहे। 1995 में जब UNHRC में भारत के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया था, तो उस समय ईरान ने इसके खिलाफ में वोट करके भारत की मदद की थी। आप सब जानते हैं ईरान के साथ हमारा 1.5 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है, अपार्ट फ्रॉम क्रूड ऑयल जो हम उससे सस्ते रेट में ख़रीदते हैं। और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर वो बंद हो जाता है, वो जो समुद्री रास्ता है, तो बिजनेस इंसाइडर ये कहता है कि वन फिस्कल ईयर में लगभग 14 बिलियन डॉलर का भार भारत की इकोनॉमी को पड़ेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि रीजनल डीस्टेबलाइजेशन अगर वहाँ होता है, ये जो कुछ भी वार मॉन्गरिंग होती है, उससे भारत को इकोनॉमी की थोड़ा सा खतरा है, और मुझे लगता है इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा और क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी बढ़ेंगे। दूसरा सवाल, चूंकि वार चल रही है मौजूदा स्थिति में, तो कहीं ना कहीं एक मोरल विक्ट्री ईरान की तो हुई है। जो हुआ था इजराइल के पास कि हमारे पास एक इनपेनिट्रेटेबल जो है वो आयरन डोम है, उसकी एफिशिएंसी 90% से घटकर 65% आ गई है। ईरान जो मिसाइलें जो रोज़ सैकड़ों की तादाद में बरसा रहा है, कभी 40, कभी 100, कभी 200, वो हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोक नहीं पा रहा है। और बीर शेवा में हो, एस्कलॉन में हो, या फिर आप तेल अवीव में देख लीजिए या हाइफा में देख लीजिए, मिसाइलें बरस रही हैं, और इजरायली नागरिक हजारों की तादाद में इजराइल छोड़ के भागने के मजबूर हो रहे हैं ना। तो अब जो आकलन था इजराइल का कि हम किसी भी सॉवरन नेशन को ऐसे ही अनप्रोवोक्ड जो है अब जाके हमला कर देंगे, उसके न्यूक्लियर साइंटिस्ट उसके कमांडर को मार देंगे और आपको कोई रिटेलिएट नहीं करेगा, तो ऐसा हुआ नहीं। कहते हैं ना कि शोएब साहब, जंग का जो भी अंजाम हो वो हमारे हाथ में नहीं है, भारत के हाथ में नहीं है। दो अलग देश लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको सवाल इस वक्त भारत की स्टैंड का है। एग्जैक्टली हमने ना ईरान को गलत कहा है ना इजराइल को गलत कहा है, दोनों ही देशों के साथ अभी भी हमारे अच्छे संबंध है। क्या आपको लगता है कि हमें इजराइल को कॉल आउट करना चाहिए था अग्रेसर के तौर पर कि आपने हमला किया है, आपने जंग की शुरुआत की है, या आपको लगता हो कि हम जरूरत से ज्यादा नजदीक जा रहे हैं इजराइल के? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा मानना है कि चूंकि हम एक गांधी की इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं और इंटरनेशनली हमें गांधी की इंडिया से जाना जाता है, तो जहां पर एक एग्रेसर है, अब आप सोचिए ना कि अगर कंपैरिजन करें नैतिकता के पैमाना पर भी, तो ईरान ने तो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी भी कर रखा है, IAEA को इंस्पेक्शन करने भी आने देता है, उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, उसने संधि कर रखी थी 6 देशों से जिससे अमेरिका ने पुल आउट कर लिया। लेकिन इजराइल के पास बम है, वो बताता नहीं है। इजराइल कभी भी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी होने नहीं देता, IAEA को आने नहीं देता, इंस्पेक्शन होने नहीं देता। तो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जो रीजन के लिए वो कौन है? वो इजराइल है। इजराइल के तमाम पड़ोसी देशों से एग्रेशन की लड़ाई है, और ये
विस्तारवादी नीति को भारत कभी भी सपोर्ट नहीं करता। ईरान हैज नेवर इन्वेडेड एनी कंट्री, सो आई थिंक एज अ गांधीयन फिलॉसफी वी शुड नॉट सपोर्ट एनी वार मॉन्गर और एनी मिनियक लाइक बीबी नेतन्याहू। ईरान बच्चों से भी नारे लगवाता है, डेथ टू अमेरिका, डेथ ऑफ इजराइल, इजराइल की मौत। इजराइल तो ये नारे नहीं लगवाता। सुनिए मैं इसका जवाब, इजराइल ने 27,000 के करीब बच्चों को वहां पे बेबी किलर्स मार दिया, 60,000 निर्दोष नागरिक मारे गए। पहले तो उसने कहा हमास के बंकर को हम टारगेट कर रहे हैं, जब आपने नागरिकों पे बम बरसाए फिर वो चले गए शरणार्थी शिविर, बस 30 सेकंड उन्होंने वहां पे शरणार्थी शिविर पे बरसाए जो वार क्राइम्स है। उसके बाद जब वो खाना लेने गए तो आपने वहां बम बरसाए, अस्पताल में जब वो इलाज कराने गए तो बम बरसाए। जो 27,000 बच्चों का किलर हो वो कभी भी इस दुनिया के लिए शांति का प्रतीक नहीं हो सकता, वो दुनिया की शांति के लिए खतरा है। इसलिए आई थिंक वी शुड कंडेम इजराइल दुनिया की शांति के लिए खतरा है, बीबी नेतन्याहू एंड दिस, और आपको खुलकर इजराइल का विरोध करना चाहिए, भारत को यह कहा जा रहा है। सौरभ, ये 27,000 बच्चों को मारा ये खबर तो है, ये तो बता रहे हैं जमई साहब, लेकिन ये गलत है ना। एक सेकंड मैं आपके बीच में नहीं बोला था। क्यों मारा ये नहीं बता रहे। 7 अक्टूबर 2000, एक सेकंड जस्ट ए मिनट, 26 लोगों को पहलगांव में मारा, पूरा भारत देश क्या कह रहा था, मार दो जाकर के। अभी तक रोज कह रहे हैं कि वो पकड़े क्यों नहीं गए, मारा क्यों नहीं गया उनको। जिन्होंने 1250 लोगों को इजराइल में जाकर नाचते गाते लोगों को सुबह सुबह मारा जाकर के, छोटे छोटे बच्चों को माइक्रोवेव ओवन में पका करके दिखाया और बंधक बना के ले गए, इजराइल क्या करता, क्या करता इजराइल उसके साथ। यहां तो आप कह रहे हो कि उसको मारो जाकर के, क्यों नहीं मारा अब तक पहलगांव के आतंकियों को, और वहां आप कह रहे हो कि 27,000 बच्चों को मार दिया। बोलने तो दें, बीच में नहीं बोला था। आज वो व्यक्ति जो 7 अक्टूबर 2023 का मास्टरमाइंड था, सौरभ जी शायद आपके पास खबर हो, मैंने आपके चैनल पे या किसी और चैनल में देखी है, वो ईरान में मारा गया है। जो मास्टरमाइंड था 7 अक्टूबर 2023 का। ईरान और इजराइल का कोई जमीन का झगड़ा नहीं है, 2000 किलोमीटर की दूरी है, कितनी दूरी होगी आप जानते हैं इसमें, कि उसने उसकी भूमि पर कब्जा कर रखा। उसने सारे वो तमाम लोग जिन्होंने इजराइल के उन निरपराध निर्दोष 1250 से ज्यादा लोगों को सुबह सुबह गली में जिस तरीके से वहां की यंग गर्ल्स को उनके साथ जो हाल किया, जो बंधकों का हाल किया, उसमें आप ये बताइए कि वो सारे लोग, वो सारे हमास हो, हिजबुल्लाह हो, हुती हो, उन सब को क्यों देता है ईरान, क्यों? सोनिया गांधी ने लिखा है कि डिस्प्रपोर्शनेट हमला किया है, 1200 लोगों के बदले 60,000 लोगों की हत्या की। अच्छा, तो गिनना चाहिए था भाई, 1200 अलग हो जाओ, आपको मारूंगा मैं, इस तरीके करना चाहिए था कि 1200 दे दो आप हमें, 1200 आप दे दो, 1250 आपने मारे थे, चलो आप 1500 दे दो और 1500 को मैं मार देता हूं। इस तरह होता है हमला क्या? बदला इसलिए लिया जाता है क्या? आप यहां पर कहते हैं 26 लोगों की हत्या हुई, हमने ये बात ठीक है कि 166 लोगों में 26-11 हो गया, हमने कोई बदला नहीं लिया, हम गांधी के देश में रह गए, ठीक है, हो गया। आज वही लोग जो उस समय कुछ नहीं कर रहे थे आज कह रहे हैं वो 4 लोग कहां हैं। मुझे हैरत होती है सौरभ जी, तमाम पैनल कहते हैं अब तक मारे क्यों नहीं गए। क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट उन्हें बचा रही है, या हिंदुस्तान की आर्मी या कश्मीर की पुलिस उन्हें बचा रही है? क्या आपको शक है क्या हिंदुस्तान की आर्मी जो वहां जाकर के अंदर जाकर के सैकड़ों आतंकवादियों को मारा है, वहां के एयरफोर्स के अफसरों को मारा है, वो इन 4 लोगों को छोड़ा हुआ है क्या उन्होंने? मतलब आप कहां से नैरेटिव बनाते हैं? एक छोटी सी बात और, एक छोटी सी बात और, आप एक बात बताइए कि वो पैलेस्टीन का थैला लेकर के तो चल देते हैं, उन 1250 लोगों का कसूर क्या था? आज तक मुझे यह बता दीजिए कि उनका कसूर यह था इसलिए जाकर के मार दिया। सौरभ जी बस अरे एक सेकंड, मैं जनरल साहब को एक बार ले आऊं चर्चा में प्लीज, मेरी एक बहुत शॉर्ट में, फिर जवाब मैं दूंगा। फिर मैं नहीं जनरल साहब, अगर मेरे कमेंट सवालों का आप बोल लीजिए, ठीक है, ओके, सुनो मेक इट क्लियर, I condemn October 7 attack of Hamas. Will you condemn the Israel killing of 27,000 babies? आप condemn करेंगे? नहीं करेंगे। शर्मनाक है यह कि आप 27,000 बच्चों के मरने को जस्टिफाई कर रहे हैं। ये बच्चे मारे थे जाकर के उनको, आपने अस्पतालों पे जो बमबारी की है वहां थे हमास। नहीं, इसका जवाब दीजिए फिर जनरल साहब। एज अ देश के तौर पर अगर ये किसी ने ट्रांसलेट करके सुन लिया, पूरी दुनिया में इससे ज्यादा शर्मनाक बयान नहीं होगा। भारत शर्मसार होता है ऐसे बयानों से। आई कंडेम अक्टूबर 7 अटैक। विल यू कंडेम इजराइल फॉर दिस? अरे आप कंडेम कीजिए, बोलने दीजिए। मैं कह रहा हूं आप एक बार कंडेम कर रहे हैं, मैं 10 बार कंडेम करता हूं। भाई बच्चों को नहीं मारना चाहिए था, कंडेम करने से क्या होता है?
वो 1250 लोगों की नहीं, आप जिंदगी। इजराइल के एक खिलाफ- सेकंड, बीच अरे में नहीं आप बोला था इजराइल मैं। बीच इजराइल में नहीं की बोला पॉलिसी था के मैं। खिलाफ नहीं बोलूंगा मैं। आप इजराइल, आप यहां से बच्चों के मारने का आप- जस्टिफिकेशन एक सेकंड, करेंगे, नहीं, मैं मैंने बोलूंगा कहा- आपने ये कहा- गलत है। और ये आप- एक भारत सेकंड की प्लीज संस्कृति प्लीज के खिलाफ। आपने कहा शोएब नहीं, शोएब, एक तो ऐसे बात नहीं हो पाएगी। जवाब तो इन्होंने देने कहा दो। अभी, ये क्या इन्होंने है? कहा Inhumanity, बच्चों का insane, बच्चों की जान नहीं जानी चाहिए थी, इन्होंने insensitive। बोला। इन्होंने बोला बच्चों की जान नहीं जानी चाहिए। मैं बिल्कुल मैं और नागरिकों की जान मैं जानी चाहिए। अरे बिना किसी इफ एंड नागरिकों की जान जानी चाहिए, 60,000 नागरिकों। नागरिकों का है ये क्या है? थोड़ा सा आपको सब्र कहां रखना से पकड़ के ले आते हैं आप लोग? थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। कहां से पकड़ के सब पर्सनल कमेंट है। पूरी दुनिया अवश्य नहीं, पर्सनल नहीं हुई, दुनिया पर्सनल नहीं हुई, ऐसे फिर वरना बहस कहीं और चली जाएगी। कि कैसे कैसे लोग हैं भारत में इस तरह की जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। कल अगर इजराइल ने यह कहा कि हमारे हॉस्पिटल पे हमला किया ईरान ने, तो ईरान ने कहा कि हॉस्पिटल के नीचे इन्होंने क्या बना रखा था? अड्डा बना रखा था। वो बात सही है। तो आप ये बताइए कि पूरे गाजा में जो टनल्स दिखाई गई, जिसमें ऊपर क्या थे? हॉस्पिटल थे, नीचे टनल थी। shameful. तो आप एक बताओ, शील्ड बच्चों को बना करके आप बचना चाहते हो? अच्छा, तो एक अब एक इजराइल क्या सेकंड। करेगा? अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है जो हमारी चर्चा में भी दिख रही है और जो सोनिया गांधी जी के आर्टिकल में भी था कि बात शुरू हुई थी ईरान से, लेकिन चली जाती है गाजा। मतलब उनका आर्टिकल पढ़ के भी ऐसा लगता है कि वो ज्यादा गाजा की बात करना चाहती हैं, लेकिन उसका जरिया जो है वो ईरान की लड़ाई बन गया। मैं जनरल साहब के पास जाऊं, सवाल ये नहीं है कि मैं, अवस्थी जी या जमई साहब या हाजी साहब अपने दिल में इजराइल को गलत मानते हैं या ईरान को गलत मानते हैं। सवाल यह है भारत को क्या रुख रखना चाहिए, हमें किसका साथ देना चाहिए या किसी का साथ नहीं देना चाहिए, हमें अपनी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। जनरल साहब। बिल्कुल सौरभ, थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद। मैं आपको बिल्कुल एक प्रोफेशनल इनपुट दूंगा बिना पॉलिटिक्स के। भारत की डिप्लोमेसी क्या है, भारत का स्टैंड क्या है और भारत की आर्म्ड फोर्सेस क्या करने के काबिलियत रखती हैं। सबसे पहली बात, रशिया यूक्रेन की जंग चालू हुई, कब चालू हुई थी किसको मालूम है? फरवरी 2022 फरवरी में। और 2023 7 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा हमला होता है इजराइल के ऊपर, जो हमास के द्वारा किया जाता है। अनप्रेसिडेंटेड हमला, निहत्थे उसको नागरिकों पर। टेररिस्ट अटैक मत के आप मान के चले, टेररिस्ट अटैक किया, बहुत भयंकर टेररिस्ट अटैक। और इतना ज्यादा उसको दर्शाया गया और उसके अंदर इतनी इनह्यूमैनिटी दिखाई गई ताकि इजराइल को रिस्पॉन्ड करना ही पड़े। अभी आप ये सोचें कि जब रूस यूक्रेन की जंग चल रही थी तो ये इतना बड़ा हमला बिना किसी वजह के इजराइल के ऊपर क्यों हुआ? क्या इजराइल ने उस समय पैलेस्टाइन के ऊपर हमला किया था? क्या इजराइल ने उस समय ईरान के ऊपर कोई हमला किया था? नहीं किया था। अभी इस जंग के अंदर जो रूस और यूक्रेन की चल रही है उसके अंदर कौन कौन से पक्ष हैं? यूक्रेन को सपोर्ट कौन कर रहा है? अमेरिका, नेटो, यूरोपियन यूनियन। और वहां कौन खड़ा था अकेला? रूस। रूस हमारा भी मित्र है, अमेरिका भी हमारा मित्र है, यूरोप भी हमारा मित्र है कि नहीं? हम न्यूट्रल हैं, हमारी दोस्ती सबके साथ है, यूक्रेन के साथ भी है। और हमारे प्रधानमंत्री साहब ने यह दर्शाया भी कि ये युद्ध का नहीं है। बताया ना, उसको भी बताया, किसको? पुतिन साहब को भी बताया, यूक्रेन को भी बताया, अमेरिका को भी बताया। अभी आप देखें रूस के साथ कौन खड़ा था? ईरान, चीन, नॉर्थ कोरिया। ओके, अगर अभी रूस ने काउंटर करना है किसको? अमेरिका को, यूरोपियन यूनियन, नेटो को। और उनका सबसे वनरेबल टारगेट कौन है मिडिल ईस्ट के अंदर? इजराइल। और क्या हो गया? इजराइल के ऊपर एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक हो गया 7 अक्टूबर। बहुत घिनौना हमला। अगर किसी ने उसके रॉ फुटेज देखे हो, अगर मैंने भी देखे होते, मैं बोलता खत्म कर दो हमास को, बिल्कुल इतना घिनौना हमला था। ठीक है, अभी इजराइल को, और एक और बात मैं बताऊं, इजराइल ने पैलेस्टीन जो 2 नेशन थ्योरी की चर्चा है उसमें एक तरफ गाजा था, एक तरफ वेस्ट बैंक था, शांति से काम चल रहा था। लेकिन लगातार हमास क्या कर रहा था? टनलें बना रहा है, जितने फंड आ रहे हैं वो युद्ध की तैयारी कर रहा है वो। और जो लोग थे कौन? गाजा के, वो इजराइल के अंदर रोज नौकरी करने आते थे, अच्छा पैसा कमा रहे थे पूरा। मतलब जैसे हम जाते हैं यहाँ से नोएडा गए या वहाँ से ग्रेटर नोएडा गए, दिल्ली गए, उसी प्रकार गाजा से वो लोग टेल अवीव वगैरह सब जगह आके नौकरी करते थे, वापस चले जाते। तो जब इतना अच्छा माहौल था
और इसराइल के अंदर ही 22% अरब रहते हैं जो नागरिक हैं इसराइल के। तो मसला क्या था? मसला क्या था? वो नफरत कि तुम्हें जिंदा रहने का हक नहीं है। यहूदियों जब यहूदियों को जब ये इसराइल की फॉर्मेशन हुई 1948 में 5 अरब कंट्रियों ने हमला कर दिया इनके ऊपर। अभी तो उनके पास फौज भी नहीं थी, वो तब से इनको मारना चाहते हैं कि इनको छोड़ना ही नहीं है। नहीं तो अब इजराइल ईरान का क्या करना चाहता है सर? अभी देखिए, खत्म करना चाहता है। अभी मैं वही आ रहा हूं। अभी हमास का जो हमला हुआ, उसके बाद हिजबुल्लाह ने शुरू कर दिया, उसके बाद हूती ने शुरू कर दिया, उसके बाद सीरिया के माध्यम से वहां से हमले शुरू हो गए इसराइल के ऊपर। और पीछे कौन खड़ा था? ईरान हमारा मित्र है। लेकिन मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूं जो आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए। तो उनको प्रॉक्सीज को कौन सपोर्ट कर रहा है? ईरान। किसको सपोर्ट कर रहा है? हिजबुल्लाह, हूती, हमास, उस सबको। तो अभी जो इजराइल है 1 साल 9 महीने से कौन सी जंग लड़ रहा है? वो जंग लड़ रहा है जो उसके ऊपर 7 अक्टूबर 2023 को थोपी गई। किसके द्वारा थोपी गई? इजराइल और उसकी प्रॉक्सीज के द्वारा, और सॉरी ईरान और उसकी प्रॉक्सीज के द्वारा। और ईरान को किसने उकसाया? ये मैं क्वेश्चन मार्क छोड़ रहा हूं आपके ऊपर। क्यों ईरान ने करवाया कांड? और अगर आप आज का जियोपॉलिटिक्स आप देखें, ईरान के पीछे कौन खड़ा है? रूस और चीन। ठीक, जान साहब, आपकी नजर में ईरान इजराइल अग्रेसर नहीं है, हमलावर नहीं है इजराइल? बिल्कुल नहीं है। इजराइल को अपना सेल्फ डिफेंस करने का पूरा हक है। अगर वो उसी प्रचलन में उसने हमास को न्यूट्रलाइज किया, गाजा में बहुत तबाही हुई, हिजबुल्लाह को न्यूट्रलाइज किया, सीरिया में रजीम चेंज हो गया, हूती को दबाया, अब उसका फाइनल दुश्मन कौन था? ईरान वर्सेस इजराइल। तो अभी वो जंग तो होनी थी। अरे अब ठीक है, मैंने जैसा पहले कहा, हाजी साहब आप हो सकता है इजराइल को गलत माने, जनरल साहब को लगता है इजराइल के साथ गलत हुआ था, इजराइल हमलावर नहीं है। सवाल हमारी इंडिविजुअल हम क्या मानते हैं दिल में उसका नहीं है, सवाल देश के रुख का है। और देश का जब रुख आता है तो उसमें केवल देश का हित देखा जाता है। क्या ये सरकार देश का हित नहीं देख रही? देश का हित देखना चाहिए, मगर फिलहाल कोई भी हमारे प्रधानमंत्री जी कोई भी निर्णय नहीं ले पा रहे कि इसका क्या करना चाहिए। ना वो इधर है ना इधर है, तो उनको चाहिए और पब्लिक चाहती है हिंदुस्तान की, उनको कुछ ना कुछ जो भी जहाँ भी जाना है वो जाए। आपको लग रहा है प्रधानमंत्री फैसला निर्णय नहीं ले पा रहे नहीं कि किस ओर जाएं, क्या रुख रखें? ऑलराइट, इनडिसाइसिव फॉरेन पॉलिसी। एक बार अवस्थी जी इसका जवाब दे दें। हमारी एक पॉलिसी है भारतवर्ष की कि आतंकवाद, आतंकवादियों और आतंकवादियों को शरण देने वालों के साथ हम खड़े नहीं हो सकते। अगर यह तय है कि 7 अक्टूबर का मास्टरमाइंड ईरान में पकड़ा जाता है, हिजबुल्लाह का मास्टरमाइंड, हिजबुल्लाह का चीफ अगर ईरान में मारा जाता है, तो आप ये बताइए कि हम उस हिपोक्रेसी में एज ए कंट्री कहां खड़े पाएंगे अपने आप को? पाकिस्तान और हम में क्या फर्क रह जाएगा? हम में क्या फर्क रह जाएगा? तो फिर आप खुलकर विरोध कीजिए ईरान का। आप वो भी तो नहीं कर रहे। किसका? हम ईरान का विरोध थोड़ी कर रहे हैं। आतंकवाद का, ईरानी लोगों का नहीं। मैं ईरानी सरकार की बात कर रहा हूं। सुनिए सौरभ जी, यही सबसे बड़ी आप लोगों को समझना चाहिए। नेतन्याहू ने भी ये कहा है। और 1979 से पहले ईरान और इजराइल के संबंध कैसे थे आपको मालूम है? कैसे थे? जैसे किन्हीं 2 मित्र देशों के इतने गहरे संबंध थे, कुछ कहने की हद नहीं। ईरानी लोगों से नहीं है दिक्कत। आज ईरानी लोगों के साथ जिस तरीके से वहां के इंटरनल प्रॉब्लम है ना, वहां पे दूसरे नंबर पर विश्व में फांसी देने में ईरान का नंबर, फांसी देने में 2 दिन नहीं लगा था वो। ईरान और इजराइल के संबंध इतने बेहतर थे पूरे अरब क्षेत्र में कि इजराइल का सबसे बड़ा दोस्त जो था ईरान था। तो इसलिए नेतन्याहू ने क्या कहा कि ईरानी लोगों आपसे हमारी दुश्मनी नहीं है। आप जिस दौर की बात कर रहे हैं उस दौर में जो ईरान भारत का दोस्त जो नहीं था। मानसिकता है, इसलिए ईरान देश नहीं है। ईरान देश से हमारी दुश्मनी नहीं है। ईरान देश के हम खिलाफ नहीं खड़े हो सकते। जो उन आतंकवादियों को प्रश्रय देता है, अगर वो जो भी हो, आप अयतुल्ला सरकार की बात कर रहे हैं ना, आप अयतुल्ला की सरकार की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं जो आप नाम ले लीजिए, खामेनेई है ना? हाँ, खामेनेई। हाँ तो बिल्कुल है। भारत इतने सालों से उन्हीं के साथ मिलकर तो चाबहार का पोर्ट बना रहा है, उन्हीं के साथ मिलकर। उनका दूतावास है भारत में, नहीं तो, हमारे अच्छे रिश्ते हैं। एक बात सुनिए, तो इजराइल का भी दूतावास है, इजराइल के साथ भी कर रहा है। बताइए फिर। देखिए सौरभ, मैं थोड़ा आप बताइए ना। देखिए
इजराइल हमें सौरभ जी, मैं थोड़ा जवाब दे दूं। 26/11 के समय में उसने कहा कि मैं अभी करता हूं इनका हिसाब किताब। उस समय की सरकार ने नहीं लिया। 1971 में इजराइल ने कहा कि ठीक है, हम आपको शोएब बताइए। जब भी जरूरत पड़ी इजराइल खड़ा हुआ साथ में। फिर देखिए, हालांकि इसमें सरकार के प्रवक्ता को तो बुलाना चाहिए था। नहीं, वो आए नहीं, इस इशू पर नहीं बोल रही बीजेपी। मुझे पता है, उसकी एक मजबूरी भी। लेकिन देखिए, अभी बहुत 7 अक्टूबर की बात हुई। आप 1948 पे जाइए। बिफोर 1948 इजराइल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था एज अ कंट्री। 1948 से पहले वर्ल्ड वार 1 से लेकर वर्ल्ड वार 2 तक पूरे यूरोप में हिटलर जो है वो ज्यूस को मार रहा था, हॉलोकॉस्ट कर रहा था। ठीक है, पूरे यूरोपियन कंट्रीज ने उनको जगह नहीं दी। जब वो वहां से भागने लगे, हटने लगे, जान बचाने के लिए भागेगा यार। तो एक बेल्फोर्ड डिक्लेरेशन था। उसके बाद यूके ने कहा कि ठीक है, हम आपको जगह देंगे, फिलिस्तीन में बसाएंगे। फिलिस्तीन पहले से वहां पे एक कंट्री थी, फिलिस्तीन के लोग रह रहे थे, उनका अपना घर था, सब कुछ। पूरे इजरायलियों को, जो वहां के ज्यूस थे, यूरोप से निकाल करके वहां लाया गया। इन फिलिस्तीनियों ने उनको अपना घर दिया, जमीन दी, साथ को एग्जिस्टेंस के साथ रहने लगे। लेकिन मान लीजिए कि आपने हमें किसी को घर दिया है। अब आपके घर में रहने के बाद कुछ दिन के बाद बोले कि भाई तू इस घर से निकल जा, ये मेरा है। तो हमने ऑक्यूपाई कर लिया। उसको बोलते हैं सेटलर्स। आप पूरे इंटरनेशनल पढ़िए जियोपॉलिटिक्स को। तो जिनका घर था फिलिस्तीन, जो पूरा आज आप यूनाइटेड नेशन के उसमें देखेंगे, एक फेमस यहां से एक पिक्चर है, जो पूरा ग्रीन था वो धीरे धीरे कम होकर के इजराइल मेजॉर हो गया। और सिर्फ गाजा, जो उसका अपना घर, जहां उसकी पुश्तैनी, जहां उनकी, यहां से आप 1948 से लेकर उनको एक 32 किलोमीटर के किले में जाकर के, और वहां पे इजराइल के इंटेलिजेंस की निगरानी, वो क्या खाते, वो क्या पीते, क्या करते, सब चीज में इजरायली दखल। आप कभी रह पाएंगे? ये कॉलोनाइजेशन है। अगर हम अंग्रेजों के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी है, क्योंकि हम गुलाम थे और हम पर निगरानी रखी जाती थी, तो फिर एंटी कॉलोनियलिज्म हमें पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। वो भी गुलाम बना के रख दिए गए, अपने ही घर में, अपने ही घर से भगाए गए। तो मानवता का बुनियाद बनता है कि ऐसे जो लोग थे जिन्होंने इन फिलिस्तीनियों के साथ ऐसा किया, क्योंकि उनका भी राइट टू लिव है, राइट टू लैंड है, राइट टू एग्जिस्ट है। जैसे जूस का है, जैसे जूस का है, तो इनका है। पर उन्होंने क्या किया? उन्होंने उन्हीं को मारा, उनका घर से निकाल दिया। आज वेस्ट बैंक में हमास नहीं है सर। वेस्ट बैंक में क्या होता है आप देखते हैं? मैं केवल भारत सरकार सांस नहीं ले पाते हैं वो फिलिस्तीनी। भारत सरकार आज भी 2 नेशन थ्योरी के साथ है, 2 स्टेट पॉलिसी के साथ है। पर हमने अभी बहुत गलत ब्लंडर किया है। ये एक ब्लैक हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि जब यूनाइटेड नेशन में ये सीज फायर के लिए एक रिजोल्यूशन लाया, इंडिया एब्सटेन कर गया। वी विल नॉट बी रिमेंबर्ड इन अ गुड वर्ड्स इन द हिस्ट्री, जैसे आज एडोल्फ हिटलर को याद किया जाता है। आने वाले समय में जो आज इस बीबी नेतन्याहू मैनियक को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी उन्हीं अक्षरों में याद किया जाएगा। एक बार जनरल साहब देते हैं ये बात। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी 2 ऐसे वाक्य हुए। आप लोगों ने बच्चों के मरने पे तालियां बजाई थी, कभी बड़े हो जाएंगे, बच्चों वाले हो जाएंगे। 1250 बच्चों, 1250 लोगों का, जिस दिन 1250 लोगों का हिसाब किताब लेके आ जाओगे उस दिन दूंगा हिसाब। आपने इन लोगों से तालियां बजवा दी है बच्चों के मरने पर। कभी 1250 लोगों के मरने पर क्या है? अब आप आम जनता को तोहमत मत दीजिए। वो आपको सबको सुन रहे हैं, जिस पर ताली बजाने की इच्छा हो रही है ताली बजाइए। जवाब मैं दूंगा, जवाब तो मैं दूंगा। जनरल साहब नहीं पा रहे हैं, या फिर इन्होंने शोएब एक बहुत जनरल साहब 2 वाक्य हुए हैं बेटा। ये पूरी दुनिया ईरान को लेकर के और एक इजराइल को लेकर। आप लोग याद रखे जाए। शोएब साहब आप यहां आ जाइए, मैं वहां आ जाता हूं। सॉरी, ऐसा कर लीजिए प्लीज। थैंक यू। या सर, थैंक यू। थोड़ा कोऑपरेट कीजिए प्लीज। एससीओ में इजराइल ने ईरान पर हमला किया, उसको कंडेम करने के लिए एक रेजोल्यूशन लाया। हम उसका हिस्सा नहीं बने। यूनाइटेड नेशंस में गाजा में परमानेंट सीज फायर के लिए रेजोल्यूशन लाया, हमने वहां से एब्सटेन कर दिया। हम लगातार इजराइल का इतना समर्थन क्यों कर रहे हैं? देखिए ऐसा है कि जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म भारत का अगर एक ही स्टैंड है दुनिया में, और पूरी दुनिया को हमने ये बताया है कि इंडिया स्टैंड्स अगेंस्ट टेररिज्म। और हमने अमेरिका में, यूनाइटेड नेशन में उन लोगों को बताया कि टेररिज्म का मतलब क्या होता है, नहीं तो कोई दुनिया मानने को तैयार नहीं थी। 9/11 के बाद अमेरिका को पता चला टेररिज्म क्या होता है, उसके बाद जागे, उसके बाद वो इराक में घुस गए, उसके बाद में बहुत कुछ हुआ, अफगानिस्तान में आ गए। तो वो क्या हुआ, वो भी एक बहुत बड़ा टेररिस्ट हमला था जो रोज भारत सहता चला रहा था। ब्लीड बाय 1000 कट्स हमारा
नेबर पाकिस्तान, वो भारत के ऊपर क्योंकि डायरेक्ट लड़ाई नहीं लड़ सकता था, तो उसने क्या पॉलिसी बनाई, क्या मेरे पास न्यूक्लियर बम आ गया है, अभी मैं न्यूक्लियर अम्ब्रेला के नीचे एसिमेट्रिक वॉरफेयर करूंगा और भारत में रोज बम फटवाता रहूंगा, भारत मेरे पे हमला नहीं करेगा क्योंकि मेरे पास न्यूक्लियर बम है। और हमारी पूरी पुरानी सरकारें ओके उसके बाद बम बैन नहीं करेंगे, कुछ 26/11 हो गया, बम्बई में इतना बड़ा हमला हो गया, 172 लोग मारे गए, हमने कुछ नहीं किया, हम डोजियर देते रह गए। उसके बाद जब हमने अब पाकिस्तान को बोला कि अब वी विल नॉट टॉलरेट एनी मोर, उरी हुआ तो हमने तुरंत हमला किया, उसके बाद पुलवामा हुआ तो हमने बालाकोट किया, और उसके बाद वार्निंग दी, और अभी क्या हो गया, जो ये पहलगाम हुआ तो अब पाकिस्तान को हमने वहां मारा जहां वो कभी सोच भी नहीं सकता था। उसका जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला, न्यूक्लियर थ्रेट कि मैं बम मार दूंगा, दुनिया में पहली बार एक मुल्क ने दिखाया कि न्यूक्लियर टेररिज्म के अंदर भी हम उसको उसके ब्लफ को कॉल कर सकते हैं और उसको वहां मार सकते हैं जहां उसको चोट लगेगी। और पाकिस्तान उसके बाद बिल बिलाया, उसने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि भारत जो है उसके 7 एयरफील्ड तबाह कर देगा, उसके जो 9 चुने हुए उनके जो मरकज थे उनको तबाह कर देगा। तो ये एक वेकनी कॉल हो गया। उसके बाद आपने सुनी होगी चर्चा कि मैंने सीज फायर करा दिया, उसने करा दिया। किसने सीज फायर नहीं किया? भारत ने, उनके डीजीएम ने बोला, हमने उसको एक्सेप्ट किया ऑन अ होल्ड। वो सीज फायर नहीं है, ऑफ संदूर इज ऑन अ होल्ड। उसका पानी बंद कर रखा हमने और टेररिज्म का हम निस्ताबूत करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, हमारी एब्सटेनमेंट थी अगेंस्ट टेरर। वी डिडंट वांट टू गेट इन्वॉल्व कि ये भी हमारा मित्र है, वो भी हमारा मित्र है, हम उसके अंदर नहीं पढ़ना चाहते थे। हमारा जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म है। कहीं भी टेररिस्ट हरकत होगी या कांड होगा, हम उसके खिलाफ खड़े होंगे, ये हमें दुनिया में कोई भी हो उसमें। आप जवाब देना चाहते हैं? हाँ, मैं बिल्कुल जवाब दे रहा हूँ। पहली बात तो ये कि ईरान हमारा दोस्त, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। इजराइल हमारा दुश्मन है क्या? उसने कौन सी दुश्मनी हरकत की हमारे साथ? नहीं की ना, आज तक कोई नहीं की। बल्कि हमेशा आड़े वक्त में इजराइल ने साथ देने की बात की है, हमेशा। तो हम इजराइल के खिलाफ क्यों जाएं? अगर ईरान दोस्त है तो इजराइल भी तो दोस्त है। पहली बात तो ये साफ हो जानी चाहिए। क्या हम अलग हैं? हम न्यूट्रल ही तो हैं, दोनों को दोस्तों। हमने इजराइल के पक्ष में तो नहीं दिया वोट। ये बहुत बड़ी बात है कि जिसने हमेशा हमारा साथ दिया है, हम उसके साथ भी इस युद्ध के क्षेत्र में, युद्ध के समय में साथ नहीं खड़े हुए। पहली बात। दूसरी बात बड़ी साफ सी है सौरभ जी, एक बात बड़ी साफ होनी चाहिए। हम, ये वो देश है और ये वो सरकार है जो हिपोक्रेसी में विश्वास नहीं करती कि हम, मेरे खिलाफ अगर वहां पे पहलगाम में हमला होगा तो आतंकवाद के खिलाफ बोलूंगा, जैसे अमेरिका या तमाम यूरोपियन कंट्री करते हैं कि गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म। ईरान कर रहा है तो करने दो, वहां पर उनके यहाँ पकड़े जाते हैं। हम वहां हाफिज सईद बैठा हुआ है और वहां पर 7 अक्टूबर का मास्टरमाइंड बैठा हुआ है, हमारे लिए बराबर की बात है। आपने क्यों प्रश्रय दिया हुआ है? तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप ये कहा गया कि बच्चों को मारा गया, वहां पर बच्चों को मारा गया, बच्चों को चुन चुन के नहीं मारा गया। अगर वहां पर बंधक नहीं होते, अगर गाजा के लोग, हमास के लोग वहां से इजराइल के लोगों को बंधक बना करके नहीं ले जाते, तो क्या आपको लगता है तो भी होता? बंधकों को छुड़ाने के लिए वो बच्चों की मौत दिखाई दे रही है और वहां इजराइल के नागरिक बंधक बने हुए हैं, वो दिखाई नहीं देते इस चश्मे से? क्यों बंधक बनाया हुआ था? यह आतंकवाद नहीं है क्या? अपने बंधकों को, अपने नागरिकों को छुड़ाने के लिए इजराइल क्या करेगा? बताइए आप क्या करेगा? ढूंढेगा उनको, जहां पकड़े, जहां जो जिसने पकड़ा हुआ उनको मारेगा। और ये वो देश है, मैं आपको बता दूं, भारत, आज भारत की पॉलिटिक्स पे बात हो रही है, कूटनीति पे बात हो रही है। वो देश है जिसमें कतर में, जिसमें 7 लोगों को फांसी हो गई थी, फांसी से छुड़वा के लेके आए। ये वो देश है जिसने यमन से, वहां से भारतीयों को निकाल के लाए, न सिर्फ अपने लोगों को, बाकी लोगों को भी, और पूरी दुनिया के नागरिकों, वहां पर कहते रहे। और वो पाकिस्तान वाले जय हिंद का नारा लगा के, तिरंगा झंडा लेकर, हमें भी छुड़ा लो, हमें भी छुड़ा लो। अभी भी नेपाल के लोग। आखिरी बात और कहूंगा, जो बात बहुत चल रही है और इसको बात होनी चाहिए, कि मुनीर को बुला लिया। अरे मुनीर सबसे बड़ा दुश्मन ये है पाकिस्तान, ईरान का। ईरान के लोगों को समझ में आना चाहिए। ईरान ने कह दिया कि, उसने कहा कि हम न्यूक्लियर बम छोड़ देंगे इजराइल के ऊपर। पाकिस्तान ने एकदम मना कर। पाकिस्तान नहीं चाहेगा, सबसे बड़ी मुनीर गया है कि ईरान को नहीं बनाने देना, क्योंकि पाकिस्तान की जो मोनोपोली है न्यूक्लियर बम की, इस्लामिक बम की, वो खत्म हो जाएगी। ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन इस समय पाकिस्तान है। वो वहां पे ये कहने गया था, मारो, जितना मार सकते हो मारो, हम बीच में नहीं आएंगे, हमारी जगह ले लो, हमारे जगह पे आकर के खड़े होकर मारो, हम मारने देंगे। ठीक है, ठीक है। अरे आप बोलिए, आपका कोई सवाल अगर हो तो मुझे बताइएगा, आपके कुछ मिनट है। ठीक है, ओके, आप बोल लीजिए उसके बाद। देखिए, जब इंडिया पाकिस्तान का जंग हुआ तो MIM पार्टी का और असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो रुख था
भारत के लिए, और उन्होंने इंटरनेशनली किस तरीके से भारत को रिप्रेजेंट मैं किया सैल्यूट इंडिया के करता हूं तौर उसको, पर। मैं सैल्यूट ये कर रहा नेशनल हूं, ड्यूटी ओपनली सैल्यूट कर रहा हूं मैं। ठीक, ओवैसी साहब ने जो कहा, जो किया वहां पर, आई सैल्यूट हिम। ठीक है, लेकिन बात जब इंटरनेशनली हमारी स्ट्रैटेजिक दोनों देशों के बारे में है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि 2002 में ऐसा ही एक झूठ कहा गया था कि इराक पे पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। उसके बाद झूठ मूठ का ये अमेरिका को उसमें कूदा है, जंग हुई है, 15 लाख से ज़्यादा लोग इनडायरेक्टली और डायरेक्टली मारे गए हैं। ये झूठ पिछले 30 सालों से फैलाया जा रहा है कि ईरान इज जस्ट 1 वीक अवे फ्रॉम एक्वायरिंग द न्यूक्लियर वेपन। अभी 2 महीने पहले ही नेशनल इंटेलिजेंस की जो डायरेक्टर है अमेरिका की, तुलसी गबार्ड ने वहां की कांग्रेस में जाके कहा है कि हमारे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है कि ईरान के पास कोई न्यूक्लियर वेपन है या वो अभी हासिल करने की कोशिश कर। एम्बिग्विटी है। इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी ये कहती है कि हमारे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है। ईरान जब सबूत नहीं है और आप 6 राउंड की टॉक कर रहे थे, ईरान और अमेरिका के बीच में एक वार्ता चल रही थी, इस वार्ता के छठे दौर के दौरान ही अगर अनप्रोवोक्ड कोई सवर्न नेशन पे अगर हमला करता है तो बताइए नैतिकता के आधार पर हमें कहां खड़ा होना है। आज रशिया उनके साथ है, चाइना उनके साथ है, नॉर्थ कोरिया उसके साथ, 80% ऑफ द कंट्री जो है वो ईरान के साथ इस वक्त नजर आ रहे हैं इस मामले में, क्योंकि अनप्रोवोक्ड हुआ। आप समझे 80%। आप यूनाइटेड नेशन में आप देख लीजिए इजराइल के कंट्रीज का खिलाफ नाम लेके कहते हैं 80% कंट्रीज। कंट्री उनके साथ है। अरे पढ़िए लिखिए थोड़ा सा, नहीं, मेरे पढ़ भाई लिखिए, आपने जो बोला मैं उसको बता रहा हूं। यूनाइटेड नेशन में जब रिजोल्यूशन होता है 80% ऑफ द कंट्रीज इजराइल के खिलाफ यहां से वोट करती है। सेंटिमेंट इंटरनेशनल। कुछ सवाल आप लोगों के लिए लगता नहीं है कि ये जो एक्सिस आपका बन सवाल रहा किससे है ये बहुत भारी पड़ने वाला है। हाजी साहब आपसे मेरा सवाल है, हाजी क्या साहब। कांग्रेस विदेशी बयानों को लेकर देश में राजनीति कर रही है? सरकार से सवाल करना ठीक है, लेकिन क्या ये राजनीति में है कि बार बार ट्रंप पापा कर रहे हैं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी? राष्ट्रहित के मुद्दों पर राजनीति कर रही है कांग्रेस, उनका आरोप है और सवाल है आपसे। जब हमारे प्रधानमंत्री जी किसी बात पे भी जवाब नहीं देते तो कांग्रेस तो कुछ ना कुछ देश के लिए बोलेगी। ठीक है, और किसी का प्रश्न है? मेरा सवाल बोलिए, जमाई साहब से है। किनसे? जमाई साहब से। जमाई साहब से। आपने कहा कि भारत को एंटी कॉलोनाइजेशन पे अपना पक्ष रखना चाहिए, ठीक है। गांधी जी ने सत्याग्रह करके तब देश को बचाया था, ना कि हम बम लगा के फटने गए थे इराक और इजराइल पे बचाने गए थे। हमने सत्याग्रह अपनाया तब हमें कॉलोनाइजेशन मिला और हम आज़ाद हुए, ना कि वहां पे हम आतंकवाद का सहारा लेके अपने आप की आज़ादी मांग रहे थे। मैं आतंकवाद के समर्थन में नहीं हूं, लेकिन इंडिया में आपको क्रांतिकारी आंदोलन के जो क्रांतिकारी दल के जो लोग थे उसमें नरम दल भी था, गरम दल भी था। हमास क्रांतिकारी है? मैंने क्रांतिकारी नहीं कहा और ना ही हम उसकी कंपैरिजन करना चाहते हैं, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन मुद्दा एंटी कॉलोनाइजेशन, आज पूरा अफ्रीका जो कॉलोनियल इस मतलब जो मिनियाक का यहां से सफर करता रहा है, आज उसके खिलाफ है। मैं ये कहता हूं कि किसी के ओरिजिनल लैंड को आप अगर ऑक्यूपाई करके अगर उसको अपना बता देते हैं और उसके बाद जो उसके जो ओरिजिनल जो ओनर है उसी को धक्के मार के भगा देते हैं और उसको एनिहिलेट करते हैं, डेसिमेट करते हैं, डिस्ट्रक्शन कर देते हैं पूरे गाजा को, तो आपको नहीं बोलना चाहिए। एज ए सिटीजन, एक सेन इंसान के नाते आपको उसके खिलाफ बोलना चाहिए और बोलिएगा जरूर जब आपको ये समझ में आ जाए। अवस्थी जी से अगला सवाल इनका। ठीक है। आपने 7 अक्टूबर 2023 की बात करी, पर आप कैसे भूल सकते हैं कि पैलेस्तीन ने भी उसे अपनी ज़मीन दी थी। और दूसरी चीज़ जो 7 तारीख से 2007 से 2023 तक जो इजराइल ने हमले किए वो क्या सही था? और मेरी थर्ड चीज़, आप 1200 की गिनती याद रखते हैं, आप 60,000 की गिनती कैसे भूल सकते हैं? मरने वाला बच्चा है या बड़ा है? जेनोसाइड कैसे भूल सकते हैं? क्या ह्यूमैनिटी मर जाती है वहाँ पे लोगों की? बेटा जवाब ले लो। बोलिए। 1948 में इजराइल बना, अभी ये लोग कह रहे हैं कि अपनी जमीन दी, वहां पर उनकी भी वो पवित्र जगह है यहूदियों की। 60 लाख यहूदियों को हिटलर ने मारा था। अभी ये सब लोग नारे लगाते हैं जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मारा था, इन्हीं यहूदियों को, और इनको कोई जगह नहीं मिल रही थी। यहाँ पर बसे 1948 में जिस दिन जिस समय हाँ नहीं मिली 1948 में जब इजराइल बना, अभी इन्होंने खुद कहा कि 5 देशों ने मिलकर के एक देश बनते ही बाकायदा यूएनओ के तहत इंग्लैंड ने वहां पर इजराइल को एक देश के रूप में लोगों ने तो मान्यता भी नहीं दी थी, और 5 अरब देशों ने मिलकर के उस पर हमला कर दिया। अभी जुम्मा महीने भी नहीं हुए थे कुछ, और उस इजराइल पर हमला कर दिया, और इस पर कह रहे हैं कि देखो हमने जमीन दी।
इस पर कह रहे हैं हमने जमीन दी, उस पर हमला कर दिया। अभी 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 उसके अभी तो उसको अभी उसके दूतावास भी एक मैं बीच में नहीं बोलता, मैं बीच में नहीं बोलता। देखो मैं बीच में तो नहीं बोलता ना। फैक्ट बोल रहे हैं ना। क्या 1948 में हमला हुआ था कि नहीं? बताइए दत्ता साहब। अरब वार नहीं था वो। 5 देशों ने किया था कि नहीं किया था? ऐसा है कि अच्छा ठीक सर क्योंकि आखिरी मिनट है मेरे पास। मेरा क्वेश्चन शोएब सर से है। शोएब सर, आप सीधा आंसर दीजिएगा, क्या इस युद्ध के लिए आप इजराइल को जिम्मेदार मानते हैं, ईरान को? क्योंकि आप हमसे ज्यादा जानते होंगे, पर जितना हमने भी पढ़ा है, हमने देखा इजराइल ने कभी पहल नहीं करी है युद्ध करने के लिए। मैं इस युद्ध के लिए अमेरिका को जिम्मेदार मानता हूं, क्योंकि वहां के लॉबी है आईपैक लॉबी, और वो सबको लड़ाती रहती है। वो सबको कभी आईएसआईएस को भी हथियार देती है, कभी अफगानिस्तान में बिन लादेन को भी खड़ा करती है यूएसएसआर के खिलाफ लड़ने के लिए, और जब ये उनके खिलाफ करते हैं तो फिर उनको टेररिस्ट कहा जाता है। और ये वाकई में होता है। अमेरिका पूरी दुनिया में अपनी पावर बैलेंस को बनाने रखने के लिए सबको लड़ाते रहता है, वैसे इजराइल को भी और जनरल साहब क्लोजिंग कमेंट जो हमने प्रोग्राम की शुरुआत में खबर दी थी, डायरेक्टली जो है सर कम नहीं मेरे पास, अमेरिका है, प्लीज, और इसको नहीं होना चाहिए। जो हमने शुरुआत में खबर आपको दी थी कि अयतुल्लाह अली खमेनी साहब जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, वो फिलहाल एक बंकर में है, ऐसी न्यूयॉर्क टाइम्स खबर दे रहा है ईरानियन सोर्सेज के हवाले से, और ये भी कह रहा है कि वो अब किसी दूत के जरिए बात कर रहे हैं अपने लोगों से, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस बहुत ज्यादा कर रहा है इजराइल, और वो लोकेशन ट्रेस कर लेता है। और उन्होंने अपने 3 सक्सेसर्स के नाम दिए हैं, मतलब 3 नाम दिए हैं अपने लोगों को, और कहा है कि अगर मेरी मौत हो जाए तो इनमें से किसी एक को चुनना जो अगला अयतुल्लाह होगा ईरान का। क्या इसका मतलब साफ है कि अब इजराइल सीधे अयतुल्लाह अली खमेनी को निशाना बनाने वाला है, और इसका अंजाम क्या होगा अगर उनकी हत्या कर दी जाती है? बिल्कुल सौरभ, ऐसा है कि जब ये उनके जो क्या बोलते हैं, उनको हॉस्पिटल पे हमले हुए, निर्दोष नागरिक मारे गए, क्योंकि इजराइल सिर्फ मिलिट्री टारगेट स्ट्राइक कर रहा है, ईरान लगातार सिविलियन टारगेट को इंगेज करता चला जा रहा है, और वहाँ पे बहुत सारी तबाही हुई है सिविलियन एरिया के अंदर। अभी इजराइल ने बोला है कि हम आयतुल्लाह खमेनी को नहीं छोड़ेंगे, और उन्होंने बिल्कुल ये मुहिम चलाई है कि हम ये जहाँ भी होगा उसको लोकेट करके मारेंगे। अगर उसने ये डिसाइड किया है, और उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है किसका, इजराइल का, उन्होंने पूरी जो लीडरशिप थी किसकी, हमास, हिजबुल्लाह, ये सब की, उन्होंने उनको चुन चुन के मारा। ईरान के अंदर मारा, लेबनान के आयतुल्लाह को मारने से जंग रुकेगी या बढ़ेगी? अभी देखो ऐसा है, एक जो लीडरशिप है जिसके चलते पूरा प्रचलन चालू हुआ, अगर उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, और उनका ये भी मानना कि हम रजीम चेंज चाहते हैं, रजीम चेंज के अंदर वहाँ पे बहुत सारे ओपोजिशन ग्रुप भी हैं ईरान के अंदर, और जो पुराना सार रजा पहलवी का बेटा है वो भी अमेरिका में बैठा हुआ है आने के लिए। तो अभी ये मुनासिर होगा कि अभी ईरान के अंदर क्या वेव चलेगी अगर आयतुल्लाह खमेनी नहीं रहते। अगर उसके बाद जो 80 आदमी की काउंसिल है उनकी उलमा की, वो 3 आदमी में से चुनेंगे किसको बनाना है। इसका मतलब यह है कि आयतुल्लाह खमेनी और अगले 3 आदमी, तीनों का डेथ वारंट चालू हो गया। अगले तीनों का भी डेथ वारंट निकल गया मतलब। वो जो भैया यही सवाल अभी पुतिन से पूछा गया था कि अगर ऐसा हो तो कहना कि ये इसका तो मैं डिस्कशन ही नहीं करना चाहती, यानी कि अगर इस डायरेक्शन में कोई इजराइल या अमेरिका बढ़ता है तो डायरेक्टली रशिया इसमें इन्वॉल्व होगा, और फिर वो न्यूक्लियर वार। चलें देखते हैं आगे क्या जंग, क्या सूरत लेकर के आती है। जरा तालियां बजा दीजिए हमारे मेहमानों के लिए, हाजी साहब, शोएब साहब, अवस्थी जी, जनरल दत्ता, बहुत शुक्रिया आपका आज स्टूडियो में आने के लिए।